हेलो गाइज, स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, आप लोग देखिएगा। आप लोग के लिए प्रश्न आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आज का, सेकेंड ईयर के लिए, और यह MSN1 है। बहुत भी आई प्रश्न है, जिसे हम लोग चीनी रोग आम भाषा में डायबिटीज रोग कहते हैं, उसको मेडिकल भाषा में हम लोग DM कहते हैं। DM समझ गए, DM कहते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। समझ गए, डायबिटीज मेलिटस होता क्या है, इसको हमको लिखना पड़ेगा। और यह प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है आपको 10 नंबर में। समझ गए, तो बढ़िया प्रश्न है, अच्छा है समझने के लिए। लाइफ में भी जो है आपको बहुत योगदान देगा यह प्रश्न। चलिए देख लीजिए। अब यहाँ पे कहता है डायबिटीज मेलाइटिस होता क्या है भाई, बताइए। इसके कारण लक्षण, वही चीज़ें हैं, चूंकि यह भी एक बीमारी ही है, तो इसमें भी कारण लक्षण निदान प्रबंध सब चीज़ पूछेगा। तो चलिए हम लोग जो है इसको लिखते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको आम भाषा में हम लोग डायबिटीज रोग कहते हैं या चीनी रोग कहते हैं, देख लीजिए। डायबिटीज मेलाइटिस होता क्या है। डायबिटीज मेलिटस मधुमेह इसी को कहते हैं। यह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज होता है। क्या होता है, यह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज होता है। मेटाबॉलिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह जो चयापचय होता है उसी को गड़बड़ाता है, और किसी को डायबिटीज होता है तो समझिए उसको छोड़ता नहीं है। हाँ, रुक जाएगा, रोकथाम हो सकता है, बट ऐसा कहिएगा कि परमानेंटली यह समाप्त हो जाता है, नहीं होगा। तो एक बार डायबिटीज अगर हो जाता है तो ज़िंदगी भर दवाई लेना पड़ता है डायबिटीज का, इसीलिए इसे क्रॉनिक कहा जाता है। चूँकि जानते हैं क्रॉनिक लंबे समय तक चलने वाला होता है, जो कि शरीर में पैंक्रियाज अग्नाशय की बीटा कोशिका, यहाँ पे बीटा होगा, समझ गए। बीटा सेल द्वारा जो स्रावित होने वाला हार्मोन इंसुलिन है, इसके हाइपोसिक्रेशन के कारण होता है। इसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाता है एवं मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगता है। अब आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि डायबिटीज कब होता है। तो देखिए, आपको एक चीज़ पता होगा कि पैंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन का निर्माण करता है। वह इंसुलिन क्या करता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। कम बेस को, अगर कमी है तो उसको भी जो है मेंटेन करता है, और ज़्यादा होने पर भी मेंटेन करता है। लेकिन अगर यह इंसुलिन के सिक्रेशन अगर गड़बड़ा जाए, इंसुलिन का सिक्रेशन में अगर कम ज़्यादा होने लगे, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में ग्लूकोज को मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, या कम हो जाने पर भी वह जो है सही नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हमारे बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल अनियंत्रित होने लगेगा, और वही ग्लूकोज जो है यूरिन के माध्यम से निकलने लगेगा, ब्लड में मात्रा बढ़ जाएगा उसका, जिसके कारण व्यक्ति को बहुत सारे परेशानी होने लगता है, और वह जो है हमारे क्या करता है, डायबिटीज रोग को सूचित करने लगता है। तो डायबिटीज मेलाइटिस यही होता है कि यह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज होता है, जो शरीर में हमारा पैंक्रियाज है। चूँकि यह पैंक्रियाज क्या होता है, आप लोग को पता है, मिक्स ग्लैंड है, यह सिक्रेशन करता है हार्मोन का। तो यही जो है इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है, जो बीटा कोशिका से सिक्रेशन होता है। समझ गए। अब यह इंसुलिन क्या करता है कि यह हाइपोसिक्रेशन होता है। अब जो पैंक्रियाज है वह इंसुलिन को सही से नहीं सिक्रेशन कर पाता है, यानी कम सिक्रेशन करता है। हाइपो मतलब कम होता है, सिक्रेशन मतलब स्राव, कम स्राव करने लगता है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है एवं मूत्र के साथ में उत्सर्जित होने लगता है, जिसके बाद डायबिटीज का कारण होता है। समझ गए, यही आपका डायबिटीज का इंग्लिश में दे रखे हैं। अब रही बात इसका प्रकार होता है। डायबिटीज 2 प्रकार के होते हैं। कभी कभी सुने होइएगा कि बच्चा में भी जो है चीनी रोग पाया जाता है, रेयर कंडीशन में, कभी कभी किसी में। तो जो बच्चा वाला होता है ना, तो जो बच्चा वाला है मतलब उसका पैंक्रियाज शुरू से ही काम नहीं कर रहा है ठीक से, समझ गए। तो वैसे बच्चे में बार बार समय समय पर इंजेक्शन इंसुलिन को देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे पैंक्रियाज काम ही नहीं करता है, तो इंसुलिन बनाता ही नहीं है। और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो भाई बॉडी में ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए, तो उसके लिए इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन के लिए। समझ गए। तो यह होता है जुवेनाइल डायबिटीज होता है, जिसे हम लोग बच्चे का मधुमेह भी कहते हैं। तो इस प्रकार के जो डायबिटीज होता है टाइप 1 होता है, बहुत कम में होता है, किसी बड़े व्यक्ति में भी होता है, समझ गए, लेकिन ज़्यादातर यह बच्चे में ही होता है। क्योंकि अगर टाइप 1 डायबिटीज है, अगर पैंक्रियाज खराब होगा या पैंक्रियाज नहीं काम करेगा, तो वह इंसुलिन को ज़्यादा सिक्रेशन नहीं करेगा, तो शुरू से ही पता चल जाएगा कि हाँ बच्चा में यह गड़बड़ है। लेकिन थोड़ा दिन के बाद अगर जवाब दे देता है पैंक्रियाज, तो बच्चे में भी सियाना में भी होता है। टाइप 2 जो होता है, टाइप 2 वाला नॉर्मल जनरल व्यक्ति में जो आजकल आप लोग देखते हैं समय के साथ, तो वह टाइप 2 होता है। टाइप 2 वृद्धावस्था में या एक मोटे व्यक्ति में, नॉर्मली व्यक्ति में जो होता है टाइप 2 ही होता है। टाइप 2 में होता यह है
कि इंसुलिन का सिक्रेशन तो पैंक्रियाज करता है समान मात्रा में, बट बॉडी जो है उसका यूज नहीं कर पाता है इंसुलिन का, और वह बॉडी यूज नहीं कर पाता है मतलब हमारा जो सामर्थ्य होता है वह घट जाता है, समझ गए ना। तो यही चीज़ है। टाइप 1 होता है जिसे IDDM भी कहते हैं। IDDM जो होता है इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। यह जो डायबिटीज होता है यह इंसुलिन पर डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है। इसी को जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, यानी बाल मधुमेह भी कहते हैं। यह पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। टाइप 1 में जो होता है पैंक्रियाज खराब हो जाएगा या पैंक्रियाज सही मात्रा में इंसुलिन हार्मोन नहीं कर पा रहा होगा रिलीज, इस कारण से टाइप 1 होता है। और यह जो है ज़्यादातर बच्चों में होता है, इसीलिए इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। और यही कारण है कि यह डायबिटीज पर डिपेंडेंट रहता है, तो इसीलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। ओके। दूसरा जो होता है यह आपके नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे IDDM नहीं, IDDM से पहले N लगा दीजिए। N मतलब होता है नन, मतलब यह इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है, इसे ये भी कहते हैं। ओके। इसमें पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन का स्रावन तो पर्याप्त मात्रा में होता है, मैंने पहले ही बताया कि इसमें पैंक्रियाज तो इंसुलिन को स्रावित करता है पर्याप्त मात्रा में, परंतु शरीर की जो कोशिका है हमारा वह जो है इसको उपयोग नहीं कर पाता है सही से, जिसके कारण ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का उपापचय अनियंत्रित हो जाता है, मेटाबॉलिक अनियंत्रित हो जाता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। मतलब दूसरे टाइप में इंसुलिन सिक्रेशन अच्छे मात्रा में होता है, बट बॉडी का जो टिश्यू है वह सही मात्रा में उपयोग नहीं कर पाता है, जिसके कारण मेटाबॉलिक जो रेट होता है ग्लूकोज का घट जाता है और बॉडी में, ब्लड में, यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। और यह ज़्यादातर लोगों में यही होता है, समझ गए। तो ये टाइप 2 होता है, इसीलिए इसे नॉन इंडिपेंडेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट है ये नहीं है, इसमें इंडिपेंडेंट कोशिका पर है, कोशिका गड़बड़ कर रहा है, इंसुलिन तो ठीक हो रहा है यहाँ पे निर्माण। तो यही 2 होता है। 1 और 2 समझ गए। चलिए अब यही समझना था, बाकी आप लोग पहले से जानते हैं। टाइप 1 2 यहाँ पे पढ़ा ही दिए। अब कारण देखिए, कारण टाइप 1 वाले के कारण क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए। टाइप 1 वाले का कारण होता है कि ऑटोइम्यून बीटा सेल का नष्ट होने से, यहाँ पे बीटा होता है, ये टाइपिंग में दिक्कत है, ठीक है ना। ऑटोइम्यून टाइप जो बीटा सेल है वह नष्ट होगा। अब बीटा सेल मान गए पैंक्रियाज का नष्ट हो जाएगा तो वह इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाएगा, इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण टाइप 1 हो जाएगा। या फिर किसी किसी कंडीशन में जो है आपको पैंक्रियाज ही खराब मिलेगा, तो उस कंडीशन में भी जो है इंसुलिन नहीं निकल पाएगा, तो यह टाइप 1 होता है, जिसमें इंसुलिन कम मात्रा में रिलीज होता है या होता ही नहीं है। मोटापा भी कारण बनते हैं, समझ गए। अधिक मीठा खाना, समझ दे, ये हो गया आपका क्या चीज़, फर्स्ट पॉइंट, समझ गए। ये हो गया आप टाइप 1 के लिए मोस्ट हो गया ये, समझ गए। आगे जो टाइप 2 है उसके लिए मोटापा कारण बनता है, अधिक मीठा खाना कारण बनता है, हेरिडेटरी वंशागत भी यह चलते रहता है, समझ गए। गर्भ अवस्था में भी चीनी बढ़ जाता है, जिससे हम लोग आगे पढ़ेंगे, पता है। लंबे समय तक भावनात्मक मानसिक तनाव, अगर लंबे समय तक आप डिप्रेशन मानसिक तनाव में रहते हैं तो कारण बनता है। कुछ ऐसे दवाई भी लेते हैं जो आपको कारण बनाता है, जैसे हार्मोनल गर्भ निरोधक दवाई ले रहे हैं, कोई आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा ले रहे हैं, फिर डायूरेटिक दवा ले रहे हैं सूजन कम करने के लिए, तो ये सब दवा भी जो है आपको डायबिटीज कर सकता है। कम एक्सरसाइज भी आपको डायबिटीज़ के पीड़ित बना सकता है। बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, ओवर ईटिंग, यह भी जो है आपको डायबिटीज कर सकता है, समझ गए ना। बहुत शराब पीना, अधिक वसा युक्त ऑयली फूड लेना, मोटापा, जंक फूड का सेवन करना, ये सब डायबिटीज का कारण बनता है, समझ गए। तो यह टाइप 1 का कारण होता है कि पैंक्रियाज खराब हो जाएगा, या फिर जो बीटा सेल से जो सिक्रेशन होता है इंसुलिन का, वह बीटा सेल में गड़बड़ी आना, खराबी होना। तो टाइप 1 वाला का ज़्यादा कारण नहीं है, वही कारण है। या फिर एक आध कारण में मोटापा वगैरह भी हो जाता है। बाकी टाइप 2 में अधिक खाना खाना, अधिक ऑयली फूड करना, कम एक्सरसाइज करना, व्यायाम कम करना, शराब पीना, समझ गए, कुछ दवाइयों का सेवन करना, स्टेरॉइड वगैरह, समझ गए ना, हार्मोनल सिक्रेशन के लिए जो दवाइयाँ होता है वो सब लेना, लंबे समय तक डिप्रेशन में है, बहुत दुखी है, गर्भ अवस्था में है, मोटापा है, वंशागत है, बहुत मीठा खाना खाते हैं, तो यह सब जो है आपको टाइप 2 जो है वह प्रकार के डायबिटीज करता है। ओके। लक्षण में क्या होते हैं, तो इसके लक्षण में 3PS जरूर याद रखिएगा। 3PS बहुत महत्वपूर्ण होता है, समझ गए। 3PS में 3P का इस्तेमाल होता है। एक होता है पॉलीयूरिया, मतलब किसी को अगर चीनी होता है तो लक्षण में जो दिखता है वह पॉलीयूरिया में पहला P का मतलब है बहुत मूत्र होना, पॉली मतलब बहुत, यूरिया मतलब मूत्र, मतलब बहुत मूत्र होना, समझ गए। पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगता है, प्यास का बढ़ जाना। पॉलीफेजिया, भूख भी बढ़ जाता है चीनी वाले रोग का। तो यह 3 महत्वपूर्ण लक्षण है, ये लक्षण को जरूर याद रखिएगा। 3PS बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, ये तीनों लक्षण। मूत्र बढ़ जाता है, प्यास बढ़ जाता है, भूख बढ़ जाता है। ओके।
अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे रात्रि के समय बहुत पेशाब लाना जिसे नॉक्ट्यूरिया कहते हैं, वजन घट जाना, वेट लॉस होने लगता है पेशेंट का, मोटापा छाने लगता है, आंखों में धुंधला दिखाई देने लगता है, ब्लूडेड विजन होने लगता है, घाव देरी से भरता है, अगर कोई घाव होता है तो डायबिटीज वाले पेशेंट को लंबे समय तक घाव रहता है, चक्कर आता है, वैसे पेशेंट को हाथ पैर में झुंझुनाहट, थकान, कमजोरी होता है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक होता है बॉडी में, मूत्र में शर्करा निकलने लगता है, बार बार संक्रमण हो सकता है। तो यह सब जो है आपके एक नॉर्मल चीनी वाले पेशेंट में क्या क्या होता है आप खुद से भी समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल यह बहुत सारे लोगों में चपेट में ले रहा है, समझ गए ना। चलिए, निदान डायग्नोसिस क्या होता है, वही चीनी के जांच के लिए आपको हिस्ट्री लेना पड़ेगा, शारीरिक परीक्षण, ब्लड जांच, ब्लड सीरम के जांच होता है, उसमें ग्लूकोज का जांच किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति फास्टिंग में है, भूखा पेट अगर जांच करा रहा है तो 120 mg प्रति DL से कम होनी चाहिए। 120 से लेकर 125 से अगर कम है तो मतलब ग्लूकोज लेवल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 125 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको ले लेते हैं डायबिटीज़ के अंडर कि हाँ व्यक्ति में डायबिटीज़ है फास्टिंग में। खाने के बाद अगर यही जांच 150 mg प्रति DL से कम आ रहा है लेवल, तो हम मानते हैं कि चलो भाई ठीक है, अभी चीनी नहीं है। लेकिन जैसे ही 150 से अधिक होता है तो हम उसे चीनी के कैटेगरी में ले लेते हैं कि पेशेंट में चीनी का रोग हो सकता है। अब जैसे ही यह कंडीशन 170 के ऊपर जाता है तो हम जानते हैं कि कन्फर्म कि हाँ ये पेशेंट में चीनी रोग है। लेकिन यही अगर 200 से ऊपर खाने के बाद आ रहा है तो समझते हैं कि 100% दवाई लेने की ज़रूरत है चीनी का। तो ये सारे चीज़ है, आप लोग समझिए। ओके, अब यहाँ पे वैसे पेशेंट का आँख का भी जांच होता है, क्योंकि आँख में जो है ब्लूड विजन, ठीक है ना, धुंधला दिखाई देना। मूत्र की जांच, ग्लाइकोसूरिया, मूत्र की जांच में ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज लेवल देखा जाता है, और एसीटोन का भी जांच किया जाता है। तो ये हो गया आपका कुछ जांच चीनी वाले के लिए। जटिलता क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन आपके सामने है। कॉम्प्लिकेशन में आपको इससे ये डायबिटिक कोमा में पेशेंट जा सकता है, कोमा आ जाता है हाई ग्लूकोज लेवल बढ़ने से। उसके बाद है रेटिना, जो आँख का रेटिना है उसमें विकृतियाँ हो सकता है, खराबी हो सकता है। किडनी आपका खराब हो सकता है, नेफ्रोपैथी। रक्त वाहिनी की दीवार कठोर हो जाता है, जिसे हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जो रक्त बहता है उस दीवार में कहीं कहीं आपको ग्लूकोज का छोटा छोटा लेवल जो है जमते जमते उस दीवार को कठोर करेगा, समझ गए। रिकरेंट यूटीआई, ऐसे रोगियों को पेशाब के रास्ते में संक्रमण होता है। रीनल फेलुअर, किडनी फेल हो सकता है क्योंकि किडनी छान नहीं रहा है सही से। हाइपोग्लाइसेमिया, कहीं कहीं कंडीशन में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम भी जाता है। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, ऐसे पेशेंट को हार्ट का डिजीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रक्त का वाहिनी होता है वह कठोर हो जाता है, तो कठोर होने से जो है ब्लड सर्कुलेशन हृदय की तरफ कम हो जाता है, जिससे कोरोनरी आर्टरी का डिजीज भी होता है। तो यह सब चीज़ों को बचाना है। रीनल फेलन, गुर्दे के फेल होने से बचाना है। CAD रोग से बचाना है, समझ गए। नेफ्रोपैथी से बचाना है, कोमा में जाने से बचाना है। तो इसको जटिलता पर काम आपको करना पड़ेगा। ओके, रही बात चिकित्सीय प्रबंध, तो चिकित्सीय प्रबंध एक डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए एंटी डायबिटिक दवाई दिया जाता है। महत्वपूर्ण चीज़ें होता है, एंटी डायबिटिक दवाई देते हैं। और जो चीनी के लिए जो खान पान होता है वह चीज़ कहते हैं, जैसे चावल वगैरह, आलू वगैरह, मीठा चीज़ खाने से परहेज करते हैं। जिसमें शुगर की मात्रा हो वैसे भोजन लेने के लिए मना करते हैं। और साथ में एंटी डायबिटिक दवाई भी देते हैं, समझ गए। एंटीबायोटिक नहीं है, यह एंटी डायबिटिक दवा है जो चीनी से बचाता है। जैसे मेटफॉर्मिन होता है, समझ गए, फेनफॉर्मिन होता है, ग्लिपिजाइड होता है। ये सब दवा आपके जो है क्या है, चीनी की दवा है। मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन, ग्लिपिजाइड, यह दवा आपको चीनी के रोग में काम देता है। ओके, जो नाश्ता से 15 मिनट पहले जो है लिया जाता है, समझ गए। चलिए, दूसरा है संक्रमण हेतु एंटीबायोटिक। यूटीआई पेशेंट में होता है, अभी लक्षण में देखें हम लोग कि संक्रमण भी ऐसे पेशेंट को जल्दी पकड़ता है, तो एंटीबायोटिक दवाई भी दे सकते हैं। तीसरा है, अगर किसी को मान गए टाइप 1 प्रकार का है जो इंडिपेंडेंट है, IDDM है, जो इंसुलिन पर इंडिपेंडेंट है, चूँकि यहाँ पे इंसुलिन नहीं सिक्रेशन हो रहा है, तो ऐसे में उसे इंसुलिन थेरेपी दिया जाता है, इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। और यह होता है ह्यूमिलिन रेगुलर दिया जाता है, एक होता है ह्यूमिलिन लेंटी दिया जाता है, एक ह्यूमिलिन लिस्प्रो दिया जाता है। अब यह ज़रूरत के हिसाब से कि किस पेशेंट के कितना ज़रूरत है, उसी हिसाब से यह इंसुलिन थेरेपी रेगुलर वाला, लेंटी वाला या लिस्प्रो वाला दिया जाता है। तो यह इंसुलिन थेरेपी टाइप 1 वाला में दिया जाता है। जिसको टाइप 2 होता है उसको यह ओरल एंटी डायबिटिक से ही काम चलता है, समझ गए। चलिए,
ये हो गया, मैंने बता दिया, कुछ खास इसमें होता नहीं है। बाकी सिम्टोमेटिक इलाज तो सब में होता है, सब बीमारी में सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं, जैसे वीकनेस वगैरह के लिए, थकान वगैरह के लिए, समझ गए ना। तो ये सब है। बाकी एक्सरसाइज वगैरह कहते हैं करने के लिए ऐसे पेशेंट को। तो ये हो गया। अब हम लोग नर्सिंग प्रबंध देखेंगे एक चीनी वाले पेशेंट के लिए। तो हमेशा चीनी वाले पेशेंट को हम कहेंगे एज ए नर्स कि अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराते रहें, खाली पेट, खाने के बाद या रैंडम, जिस समय मन हो, समझ गए। दूसरा है जांच के परिणाम को नोट करना चाहिए। जांच के हमेशा परिणाम आए उसको नोट करना चाहिए कि कितना लेवल अभी आया है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। ओके, ये सब चेक करनी चाहिए। ऐसे रोगियों को नियमित समय पर भोजन करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए, समझ गए। आदेशानुसार इंसुलिन रिच डाइट प्रदान की जानी चाहिए। वैसा भोजन देंगे जिसमें इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो, तो वैसे जो है हम इंसुलिन रिच डाइट देंगे टाइप 1 वाले के लिए। ओके, रोगी को ब्लड शुगर लेवल चार्ट बनाएंगे, तैयार करेंगे कि कब कितना लेवल घट रहा है, बढ़ रहा है, इसको देखने के लिए चार्ट बनाएंगे। रोगी को ग्लूकोज, चीनी, मिठाइयाँ, शहद आदि सेवन करने की सलाह नहीं देनी चाहिए, समझ गए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। रोगी को भोजन में विटामिन, मिनरल, लवण आदि की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे बॉडी में उसके थकान, कमजोरी ये सब दूर हो। तरल पदार्थ भरपूर मात्रा में लेने के लिए सलाह देनी चाहिए। अब ऐसा तरल नहीं कि जिसमें डायबिटीज़ का मात्रा, चीनी की मात्रा हो। ओके, रोगी को शुगर फ्री इस्तेमाल करने की सलाह, अब जो भी पेय पदार्थ हो, चाय वगैरह हो, शुगर फ्री लेने की सलाह देनी चाहिए। ओके, रोगी को थोड़ा थोड़ा भोजन बार बार करने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि ओवर ईटिंग से भी यह प्रॉब्लम होता है, एक के बाद ज़्यादा खा लेने से भी चीनी बढ़ता है। ओके, रोगी को ओवर ईटिंग या उपवास न रहने की सलाह देनी चाहिए। दोनों कंडीशन में चीनी बढ़ सकता है, ओवर ईटिंग में भी और उपवास रहने पर भी। इसलिए न उपवास रहने के लिए कहे और न ज़्यादा ओवर ईटिंग करने के लिए कहे। ओबेस रोगी को अपना वजन कम करने के लिए कहे, मतलब जो मोटापा हो, जिसका पेट बाहर निकला हो, मोटा हो, उसको वजन कम करने के लिए कहे। रोगी को इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना चाहिए, मीन्स रोगी कितना पानी पिया, कितना मूत्र त्यागा, कितना उसको उल्टी हुआ, समझ गए, कितना वह तरल पदार्थ लिया, जूस वूस वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो लिया वह इनटेक, और जो बाहर दिया मूत्र के रूप में, उल्टी के रूप में, समझ गए ना। तो ये सब होता है आउटपुट। तो इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना चाहिए। तो इस प्रकार से नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ पे मैंने इतना बताया। बाकी और सारे मैनेजमेंट आप नर्स के तौर पर एक चीनी वाले पेशेंट के लिए लिख सकते हैं। तो और सारे चीज़ लिखिएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। बाकी यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सब चीज़ दे रखे हैं, आप लोग अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। डायबिटीज मेलाइटिस बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। बहुत आसान है, बस थोड़ा थोड़ा समझ लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।